हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल। एमए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल देखेंगे, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम, जो कि हर बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक अवतल रूपों का वर्णन कीजिए। यानी वायु के अपरदन द्वारा कौन कौन से अवतल रूप जो है निर्मित किए जाते हैं, उनकी विवेचना करनी है, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए, लिखा गया है, प्रश्न क्या है? वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक अवतल रूपों का वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या दिया गया है? वायु द्वारा निम्नलिखित वायु अपरदन द्वारा निम्नलिखित अफलाकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी अफलाकृतियां हैं, जरा देख लेते हैं। पहला क्या है? अपवाहन गर्त, जिसको आप अपवाहन बेसिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर वात गर्त इसको कहा जाता है। दूसरा आपका इंसलबर्ग है। उसके बाद क्या? छत्रक शिला है। उसके बाद भू स्तंभ है, जीवजेन है। उसके बाद यारडंग है। उसके बाद ड्राई कांटर है। उसके बाद दोस्तों आपका जालीदार शिला है। उसके बाद पुल तथा खिड़की। इन सभी के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला आपका क्या है? अपवाहन गर्त या फिर अपवात गर्त क्या होता है, इसके बारे में आपको जिक्र करना है, बताना है। देखिए, लिखा गया है, वायु द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों को ना उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिक कहते हैं। यानी भैया, वायु द्वारा जो आपके मिट्टी के कण, जो रेत के कण ढीले रहते हैं या फिर असंगठित रहते हैं, तो उनको जब वायु द्वारा उड़ा लिया जाता है, उससे जो गर्त बनता है, उसी गर्त को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अपवाहन गर्त या फिर अपवाहन बेसिन कहते हैं। आगे दिया गया है, चूंकि इन गर्तों का निर्माण वायु यानी पवन द्वारा होता है, ठीक है ना? चूंकि इन गर्तों का निर्माण जो होता है भैया, पवन द्वारा होता है, अतः इन्हें पवन गर्त भी कहते हैं। दोस्तों, पवन को वात भी कहा जाता है, ठीक है? चाहे आप पवन गर्त बोलिए, चाहे वात गर्त बोलिए, दोनों एक ही चीज है। वही कह रहा है, क्योंकि जो आपका अपवाहन बेसिन होता है या फिर अपवाहन गर्त जो होता है, इनका निर्माण भैया पवन द्वारा यानी वात द्वारा होता है। इसी कारण से इन्हें वात गर्त भी कहा जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, एग्जाम्पल में कुछ है कि सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी, मंगोलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में इस प्रकार के अनेक अवतल रूपों को उदाहरण देखने को मिलते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है, पवन द्वारा ना असंगठित तथा ढीले कणों को उड़ा ले जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिन कहते हैं। कहने का मतलब, जहां तमाम प्रकार के आपके कंकड़ पत्थर मतलब रेतों के कण रहते हैं, अगर उसको पवन द्वारा उड़ा लिया जाता है तो वहां एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। थोड़ा बहुत देखेंगे आप, गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवाहन बेसिन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक गर्त जो होता है पवन द्वारा निर्माण किया जाता है इसका, यानी पवन द्वारा बनता है, इसीलिए इसको वात गर्त या फिर पवन गर्त के नाम से भी जानते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला गुहा देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुहा क्या होता है कि पवनों के द्वारा जो वात गर्त बनाए जाते हैं, इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं। यानी जो पवन के द्वारा वात गर्त बनाए जाते हैं, उनमें से कुछ वात गर्त ऐसे होते हैं जो काफी गहरे और बड़े यानी विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुहा कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंसलबर्ग। देख लीजिए, इंसलबर्ग क्या कह रहा है कि मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपरदन के कारण कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टानें लेकिन कठोर चट्टानों के अवशेष जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाता है, जिसे इंसलबर्ग कहते हैं। फिर देख लीजिए क्या कह रहा है कि मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपरदन के कारण कोमल चट्टानें आसानी से तो कट जाती हैं, लेकिन कुछ कठोर चट्टाने के जो अवशेष होते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं, वो ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंसलबर्ग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इंसलबर्ग होते हैं। इंसलबर्ग थोड़ा बड़ा दिखा दिया गया इसमें।
अगला क्या है आपका छत्रक शिला। छत्रक शिला में क्या दिया गया जरा देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर चट्टानों के रूप में ना ऊपरी आवरण के नीचे, यानी ऊपर क्या रहेगा कठोर चट्टानें रहेंगी, लेकिन नीचे क्या होती हैं कोमल चट्टानें, वो भी लंबवत रूप में मिलती हैं। याद रखिएगा मरुस्थलीय भागों में ऐसा होता है कि ऊपर जो है कठोर चट्टानें रहें और उसके नीचे जो होता है कठोर चट्टानों के आवरण के नीचे कोमल चट्टानें रहें, लेकिन लंबवत रूप में जब ऐसे मिले तो पवन द्वारा ना चट्टानों के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा जो होता है उसको कटने लगता है, उसके आधार को क्या होता है कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग जो होता है वो अप्रभावित रहता है। साथ ही कह रहा है कि यदि पवन कई दिशाओं में चलती है तो चट्टान का जो निचला भाग होता है वो चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों अप्रभावित रहता है। जिससे होता है क्या है एक छतरी नुमा स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। और छत्रक शिला को सहारा रेगिस्तान में गारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखिए फिर से एक बार देखते हैं कि देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि ध्यान से देखिएगा कि मरुस्थल भागों में यदि कठोर चट्टानों के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे, ध्यान दीजिएगा, यानी मरुस्थलीय भागों में क्या होता है एक कठोर चट्टानें जो होते हैं वो ऊपर आवरण बना करके उसके उसके नीचे जो होती है कुछ कोमल चट्टानें लंबवत रूप में मिलती हैं। तो पवन द्वारा क्या होता है चट्टान के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा, यानी अपघर्षण करके जो उसका आधार होता है वो आधार भैया कटने लगता है। ठीक है ना, अपघर्षण द्वारा उसका जो आधार होता है जो निचला एरिया होता है वो कटने लगता है, जबकि ऊपर का भाग पूरी तरीके से अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही यदि पवन कई दिशाओं में चलती है, यदि भैया अगर ऐसा भी होता है कि पवन जो है चारों ओर चलती है, चारों दिशाओं में चलती हैं, तो चट्टान का निचला भाग जो होता है वो चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है। ठीक है, जबकि ऊपरी भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ अप्रभावित ही रहता है। इससे होता क्या है एक छतरी नुमा स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छत्रक शिला कहते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखा दे रहे हैं तो काफी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है कि छत्रक शिला को सहारा रेगिस्तान में गारा के नाम से जानते हैं, उसको गारा कहा जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों छत्रक शिला, ये आपका क्या होता है ऊपरी चट्टानें आपकी काफी ज्यादा कठोर होती हैं और नीचे वाली जो लंबो चट्टानें आपकी कोमल होती हैं। तो पवनों के अपघर्षण के द्वारा चारों तरफ की चट्टानें काट दी जाती हैं, जिससे एक छतरी नुमा जो है आकृति का स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों छत्रक शिला कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला आपका क्या है भूस्तंभ। भूस्तंभ देख लेते हैं। शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर ना कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है, वहां इस आवरण के नीचे ना इस आवरण के कारण नीचे की जो कोमल चट्टानें होती हैं वो अपरदन नहीं हो पाता उनका, लेकिन नजदीकी चट्टानों के अपरदन के कारण कठोर चट्टानों के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। देख लीजिए फिर से क्या कह रहा है कि शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर ना काफी कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है, वहां इस आवरण के कारण जो उसके नीचे की कोमल चट्टानें हैं उनका अपरदन नहीं हो पाता है, लेकिन उसके आसपास की चट्टानों का अपरदन जो होता है वो हो जाता है। जब हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है जो कठोर चट्टानों का आवरण वाला भाग रहता है वह एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ अपना देखते हैं। देखिए ये क्या है दोस्तों आपका भूस्तंभ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कुछ बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ज्यूजेन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल चट्टानों कोमल शैलों की या फिर चट्टान भी आप बोल सकते हो कि परतें एक दूसरे के ना समांतर होती हैं। क्या कह रहा है देख लीजिए कि मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल शैलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समांतर होती हैं तो अपक्षय तथा वायु अपर्दन द्वारा ना इसके कारण से विभिन्न अवतल रूपों का निर्माण होता है। इन अवतल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर चट्टानों का आवरण होता है एवं इनका ऊपरी भाग समतल होता है। ठीक है ना, ऊपरी भाग क्या होता है, समतल होता है, जिसे ज्यूजेन कहते हैं। फिर देख लीजिए एक बार कि मरुस्थलीय भाग में मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल चट्टानों का जो परतें होती हैं एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे और समांतर होती हैं तो अपक्षय तथा वायु अपवर्तन द्वारा विभिन्न अवलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, इन अवतल रूपों के ऊपरी भाग यानी इसका जो ऊपर का भाग कठोर चट्टान का जो आवरण होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है समतल होता है, जिसे भैया क्या कहते हैं, हम ज्यूजेन कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगला है क्या आपका, ये देखिए ज्यूजेन होते हैं, इसको ज्यूगेन या फिर ज्यूजेन जो भी बोल सकते हो आप, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, यार्डन। ये कह रहा है कि इसकी रचना जो होती है ज्यूजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टान के ना अस्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं उसमें क्या हो रहा था, ज्यूजेन में समांतर मिलते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, लंबवत मिलते हैं तो पवन द्वारा कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को आसानी से अपवर्तित करते हुए उड़ा ले जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि भैया यार्डन होता है, इसकी रचना ज्यूजेन के विपरीत होती है, मतलब बिल्कुल उल्टा होता है ज्यूजेन का। या कह रहा जब कोमल तथा कठोर चट्टान ना के अस्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं। क्या कह रहा है, जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के अस्तर जो होते हैं लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को आसानी से अपवर्तित करते हुए उड़ा ले जाती है। तो भैया जो पवन होता है, जो कठोर आपका चट्टान रहेगी उसके अपेक्षा मुलायम चट्टानों को क्या करता है, जल्दी से अपवर्तित करके उसको उड़ा ले जाती है आसानी से। इन चट्टानों के पार्श्व पवन के कटाव तथा नालियां बन जाती हैं, यानी इन चट्टानों के क्या होते हैं, पार्श्व में पवन के कटाव द्वारा क्या होती है, नालियां बन जाती हैं, जिन्हें यार्डन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, यार्डन कहते हैं। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए यार्डन होते हैं जो नालियां बनी है वहां पर करके ना, ये क्या है आपका, यार्डन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ड्राई कांटर, इसके बारे में कह रहा है पथरीले मरुस्थल में सतह पर पड़े चट्टानों पर ना चट्टानों पर पवन के अपरदन द्वारा खरोंचे पड़ जाती है। क्या कह रहा है, पथरीले मरुस्थल में सतह पर पड़े जो चट्टाने होती हैं उस पे पवन के द्वारा खरोंचे पड़ जाती हैं। यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो इनकी आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है। इसमें एक फलक भूपृष्ठ पर होता है, बाकी के जो तीन होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राई कांटर कहा जाता है। फिर भी देख लीजिए, जो आपके पथरीले मरुस्थल सतह में जो आपकी चट्टाने जो आपके पत्थर पड़े रहते हैं पवन के द्वारा उन पर खरोंचे लग जाते हैं। पवन अपवर्तन के द्वारा क्या होता है, उस पर खरोंचे लग जाती हैं। यदि जो है पवन कई दिशाओं से होकर बहती है तो इनकी आकृति जो होती है चतुष्फलक जैसी हो जाती है। ठीक है ना, कैसे हो जाती है, चतुष्फलक जैसी। तो इनमें एक फलक जो होता है भूपृष्ठ पर होता है एवं बाकी के तीन बाहर की ओर होते हैं, जिसे ड्राई कांटर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, जालीदार शिला या फिर जाला किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। कह रहा है कि मरुस्थलीय भाग में जब पवनों के सम्मुख विभिन्न संरचना वाली चट्टानें पड़ती हैं तो कोमल भाग पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं किंतु कठोर भाग यथावत बने रहते हैं। इस प्रकार चट्टानों में जाली का निर्माण होता है, जिसे जालीदार शैल कहते हैं। क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय भागों में जब पवनों को सामने विभिन्न संरचना वाली चट्टानें पड़ती है, मतलब कहीं मुलायम रहेगा तो कहीं कठोर रहेगा, फिर कहीं मुलायम रहेगा फिर कहीं कठोर रहेगा, तो क्या कह रहा है, जो आपका कोमल भाग यानी जो मुलायम भाग होता है वो पवन के द्वारा अपवर्तित कर दिया जाता है यानी उड़ा लिया जाता है, किंतु कठोर भाग जो होते हैं जैसे के तैसे वो बने रहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, चट्टानों में जाली का निर्माण हो जाता है, जिसे जालीदार शिला कहते हैं या फिर जालीदार शैल कहते हैं।
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि हमारा लास्ट है आज का, पुल तथा खिड़की ये क्या होता है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं हम। तो दिया गया है, जालीदार चट्टान में जब पवन अपरदन के कारण छिद्र हो जाता है, यानी जो अभी आप जालीदार शिला पढ़े हैं, जालीदार चट्टान जब पढ़े हैं, उसमें पवन अपरदन के कारण जब छिद्र हो जाता है तो आगे एक लंबे समय के उपरांत अपरदन के कारण यह छिद्र चट्टान के आर पार हो जाता है, यानी काफी समय जब अपरदन होता रहता है उसके कारण क्या होता है, जो छिद्र होता है चट्टान के आर पार, मतलब छिद्र से चट्टान के आर पार आप देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, खिड़की कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान धीरे धीरे क्या होती है, नीचे तक कटाव हो जाता है, ठीक है ना, और एक मेहराब की आकृति का निर्माण होता है जिसे पुल कहते हैं। क्या कह रहा है, जब इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है तो एक मेहराब की आकृति का निर्माण होता है जिसे हम पुल कहते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।